नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर अमैया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल भी श्रीयुत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दादा के आदर्शों और सिद्धांतों की बात करते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दादा सर्वहार वर्ग के हितैषी थे। उन्होंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की, इसलिए हम सब कांग्रेस जनों को उनके बताए रास्ते पर चलते हुए एवं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए विंध्य के विकास के लिए काम करना होगा। साथ ही कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ना ही कुंवर अर्जुन सिंह ने की और ना ही इंद्रजीत पटेल ने की। श्रीनिवास तिवारी ने भी कभी जात पात की राजनीति नहीं की, इसलिए आप लोगों को एवं हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करते हुए जात पात के ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। तिवारी जी एक बहुत बड़े समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और हम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सारे लोग शोक संवेदना भी प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे वरिष्ठ नेता जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं पर उनके किए गए कार्य हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अभी जाके हम लोग पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे उनके घर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का अपने एक दिवसीय दौरे के लिए रीवा आगमन हुआ। इस दौरान राजनिवास में ठहरे मंत्री ने गौवंश एवं किसानों के मुद्दों पर अपनी राय रखी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुबह तकरीबन 9 बजे रीवा पहुंचे। शहर स्थित सर्किट हाउस में मंत्री का ठहराव रहा, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री कमलेश्वर पटेल को कई ज्ञापन दिए गए। साथ ही मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए तभी मीडिया कर्मी के द्वारा सवाल पूछे जाने पर कि जिले में गौवंश की लगातार मौत हो रही है, इस पर मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत बातें की, लेकिन अब भी एक भी गौशाला बीजेपी ने नहीं बनवाया। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर 1000 गौशाला बनवाने का काम किया। उसके अलावा भी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने गौवंश के सवाल पर कई बातें कही जो आप आगे सुन सकते हैं। साथ ही मंत्री कमलेश्वर पटेल से किसानों के धान बिक्री में होने वाली अनियमितता के बारे में भी पूछा गया, तो मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है और वह किसानों के हित में बहुत सारे काम कर रही है और किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से चिंतित है। गौ वंश के संरक्षण के लिए पिछली सरकारें बहुत बात की है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, बड़ी बड़ी बातें की पर एक भी गौशाला बनाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने 1000 गौशाला 1 वर्ष के अंदर बनाने का काम किया है और इसीलिए क्योंकि हम लोग चिंतित थे कि हमारे गौ वंश का जिस तरह से कहीं ट्रक की चपेट में आके, कहीं प्राकृतिक आपदा में या कहीं देख रेख के अभाव में जिस तरह से आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी, तो हमारी और दूसरी तरफ ऐरा प्रथा भी था और किसानों की भी नुकसान होती थी। तो 1000 गौशाला तो हमारी बन के लगभग तैयार हो गई है और अगले साल फिर ऐसे ही हम लोग और टारगेट बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश सरकार की पूरी है कि जो कहा है उसको पूरा करेंगे और सबसे ज़्यादा किसानों को भी इसमें फ़ायदा होगा। दूसरा हमारे गौ संरक्षण का भी काम होगा। धान बिक्री में किसान बहुत परेशान हैं, उनको कैसे आश्वस्त करेंगे आप? देखिए, सरकार किसानों के साथ है और हमारी सरकार ने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। तो हमारी सरकार किसानों को लेके पूरी तरह से चिंतित है और जहां जो विसंगतियां समझ में आती है उसके लिए स्पष्ट निर्देशित करते हैं। रीवा जिले में बरदाना की बात शिकायत आई थी, आज जो पता चला था तो कलेक्टर से बात हुई है, उच्च अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी बरदाने की व्यवस्था करें, किसान परेशान नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी स्मृति कबड्डी एवं दंगल प्रतियोगिता सीजन 3 का 20 जनवरी से सिमरिया नगर पंचायत के ग्राउंड में शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें, इसके पहले राजीव गांधी स्मृति कबड्डी एवं दंगल प्रतियोगिता के सफलतम 2 आयोजन किए जा चुके हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस बार कबड्डी के लिए क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर से 32 टीमें हिस्सा लेंगी। साथ ही नामी कुश्ती के खिलाड़ी दंगल में सम्मिलित होंगे।
राजीव गांधी स्मृति कबड्डी एवं दंगल की प्रतियोगिता हमारे सिमरिया नगर पंचायत ग्राउंड में करीब तीसरा सीजन है ये, और 20 जनवरी से इसका शुभारंभ है। और इसमें हमारे करीब 32 टीमें हिस्सा लेती हैं और देश के प्रदेश के बहुत से नामी गिरामी पहलवान यहाँ आते हैं दंगल के लिए। पिछले साल साकिब नूर पहलवान आए थे, इस बार भी करीब 7-8 पहलवानों ने अपनी एंट्री करवा ली है और यह 20 जनवरी से चालू होगा और फाइनल इसका 24 से 25 तारीख के आसपास होगा। और इसमें हम यही अपनी सभी आयोजक कमेटी और सभी साथियों के द्वारा आप सबके स्वागत के लिए आप सबके इंतज़ार में हैं। और कल सिमरिया नगर पंचायत में यानी कि 20 जनवरी से आप सब यहाँ पर कार्यक्रम को देखने और हम सब युवाओं का उत्साह वर्धन करने के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ आधुनिकता के इस दौर में या कहें कि ऑनलाइन शॉपिंग या मशीनीकरण के ज़माने में हम कहीं ना कहीं अपने आसपास हाथों से बनने वाली वस्तुओं से दूर होते जा रहे हैं। बात करते हैं शहर के सिरमौर चौराहा एवं कॉलेज चौराहा स्थित फ्लाईओवर के नीचे बेत की लकड़ी से झूला, टेबल, कुर्सी, डाइनिंग टेबल एवं पलंग, सोफा इत्यादि बनाने वालों की। आप अक्सर बड़े बड़े ब्रांड वाले फर्नीचरों के नाम सुनते होंगे, जिनके फर्नीचर बाकायदा मार्केट में बेचे जाते हैं। जाहिर है वह अच्छे होते होंगे, लेकिन इनसे इतर एक ऐसा तबका भी है जो अपनी लघु उद्योग के माध्यम से भी कारीगरी करके अपनी आजीविका चलाता है। कॉलेज चौराहा के समीप फ्लाईओवर के नीचे जो कारीगर रहते हैं वो दूसरे प्रदेशों से आकर शहर में झूला, बेड, डाइनिंग सेट, सोफा, कुर्सी आदि बनाने का काम करते हैं। यह लकड़ी देखने में बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया है। स्क्रीन पर आप देख चुके होंगे सामान्य बेत की लकड़ी को किस प्रकार से आकार दिया जाता है और फिर एक फर्नीचर तैयार किया जाता है। बेत की लकड़ी को असम से लाया जाता है, फिर बाकायदा इस लकड़ी की छिलाई कर कारीगर इसे एक फर्नीचर का आकार देते हैं। यह फर्नीचर देखने में बेहद अच्छे और खूबसूरत होते हैं। विंध्या टाइम्स की टीम ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि वह अपने शहर में होने वाले सामान्य से सामान्य चीजों को एक कलाकृतियों को दिखा सके, जिससे कई बार आम नागरिक नजरअंदाज कर देते। याद हुसैन है। तो कहाँ से आए हो? यूपी बरेली। ये कैसे काम करते हो, किस चीज़ से बनाते हो, क्या ये आसाम की लकड़ी रहती है। असम की लकड़ी? हाँ, आसाम का बेत है ये। मतलब ये बेत जो है आसाम से आता है। हाँ। फिर इसका क्या करते हो? उसको बेत झूला, कुर्सी, सोफा, टेबल, डाइनिंग सब बनाते हैं। झूला भी? झूला भी, ये झूला है और पलंग भी बनाते हैं। पलंग भी बनाते हैं? हाँ। तो ये बिकते हैं? हाँ, बिक जाता है और यहाँ बना लेते हैं और दूसरी जगह भी बिक जाता है। साडौल वगैरह, सीडी वगैरह, ये सब जगह बिक जाता है। तो रीवा में पहले भी आए हो? हाँ, 3 साल पहले भी आए थे हम। अभी कब आए हो? अभी हो गए हमको करीब 3 महीने हो गए। यहाँ चल जाता है? हाँ, चल रही है, दाल रोटी चल रही है। कैसे कैसे बनाते हो तो देख ही रहे थे। हाँ। इसमें क्या क्या करते हो? पेंट? हाँ, पहले उसको जो है छीला जाता है, जरा बेत को गांठ मारा, फिर उसको मांज के मोड़ बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद फिर उसको ठोक दिया, फिर उसको बढ़िया मतलब जाली वाली लगा दिया जो उसका महीन काम है, फिर पॉलिश कर दिया। अच्छा, तो ये लघु उद्योग में आता है, कुछ शासन से मदद मिलती है क्या? नहीं, हमको तो मदद नहीं मिली। नहीं, मेहनत पे ही है पूरा? हाँ, पूरा मेहनत। निकल जाता है मेहनत का पैसा? हाँ, निकल जाता है। बीते दिन ट्रांसपोर्ट नगर में एक अज्ञात युवक द्वारा 7 दुकानों पर आग लगा दी गई थी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। बता दें कि आरोपी की तलाश सिविल लाइन पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें वह कामयाब हुई। सिविल लाइन थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि शराब के नशे में युवक अपना आपा खो दिया और दुकानों में आग लगा दी। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आरोपी एवं दुकानदारों के बीच कुछ बात रही हो, जिसके कारण आरोपी ने यह कदम उठाया। ये परसों ट्रांसपोर्ट नगर जो हमारा पड़रा में है, उसमें करीब 7 दुकानों में देर रात आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और वहाँ पे जो काफ़ी प्लास्टिक का सामान और वाहन रिपेयरिंग का सामान, प्लाईवुड वगैरह और पेंट्स वगैरह के काम होते थे। तो 7-8 दुकानें जल गई, पूरी तरह से राख हो गई थी। इसकी जांच की गई कल, जिसमें ये पाया गया कि राजेश त्रिवेदी है, वहीं पड़रा ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है। इसने शराब के नशे में जाके वहाँ पे काफ़ी उपद्रव किया और रात में आग लगा दी,
इससे काफ़ी भारी संख्या में दुकानें जल गई हैं और काफ़ी नुकसान व्यवसायियों का हुआ है। इसमें धारा 436 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी राजेश त्रिवेदी उर्फ खन्ने त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, ये अकेले था कि इसके साथ ही और थे? इस पर पूछताछ की गई है, अभी पूछताछ जारी है इसमें। अभी तक में कोई दूसरा आरोपी इसका सही अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है। यदि जांच में पाया जाएगा कि दूसरा आरोपी भी इसके साथ में सहयोग किया है तो निश्चित रूप से उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उसको भी ट्रेस आउट किया जाएगा। सर, आग काहे लगाया था, क्या कारण था सर? क्योंकि ये पहले वहाँ उसी लोकेशन में रहता था और इसकी पुरानी आस पड़ोसी होने की वजह से इसका कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से विवाद हुए थे पूर्व में इसके, और इसके बाद इसने वहाँ से छोड़ दिया था, दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट नगर में चौकी के पास में रहने लगा था और ये उसी विवाद की वजह से इसने आगजनी की। शहडोल जिले के ग्राम रामपुर में सभी ग्रामीणजनों को वित्तीय समायोजन एवं वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी देने के लिए नाबार्ड बैंक के सहयोग से सहजीवन समिति द्वारा जिले भर में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे जिले भर में 34 विभिन्न ग्रामों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आशय की जानकारी देते हुए सहजीवन समिति के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के संयोजक राजेश मानव ने बताया कि 16 जनवरी से प्रारंभ होकर यह कार्यक्रम फरवरी की 14 तारीख तक होगा। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड के ग्राम पंचायत शाहपुर के सरपंच श्री अमृतलाल सिंह, DDM नाबार्ड श्री रावेंद्र जोल्हे आदि की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समाज शिल्पी श्री राजेश मानव ने बताया कि कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर गिरिधर माथनकर के द्वारा सभा में उपस्थित अतिथियों एवं जन समूह का स्वागत भाषण एवं गीत जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो से किया जाएगा। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए जिला वित्तीय साक्षरता समन्वयक श्री रामचंद्र द्विवेदी ने वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री SC मांझी ने शासन के विभिन्न वित्तीय लोक कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी बात रखी और कहा कि आप सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े और लाभ लें, जिससे आर्थिक विषमता दूर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के उपयोग में अपने धन का सही तरीके से प्रबंधन करना ही वित्तीय साक्षरता है। मुख्य अतिथि DDM शहडोल रविंद्र जोल्हे ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए वित्तीय समावेशन के तहत शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना आदि को विस्तार से बताते हुए उसका लाभ लेने के लिए जनता को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन राजेश मानव द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी 2020 को शाहपुर कंठी टोला से प्रारंभ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बुढ़ार विकासखंड के ग्राम पड़रिया, बेलिया, रामपुर, सिंधौली, घूमा ढोल, कुढ़ेली, खमरिया, कुम्हेड़न, ढेंगा में आयोजित होगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। संस्था से आप आए हुए हैं और जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं डॉक्टर गिरिधर माथनकर, सहजीवन समिति स्वयंसेवी संस्था। हम लोग 2000 से शहडोल जिले में काम कर रहे हैं। नाबार्ड के हम पार्टनर NGO है। नाबार्ड के साथ हम लोग वित्तीय साक्षरता को लेके एक अभियान चला रहे हैं। पिछले साल भी हमने अभियान चलाया था। इस साल हम पूरे ज़िले में शासन की जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का विशेष रूप से प्रचार प्रसार का अभियान लेके गांव-गांव में पहुंचे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारा रामपुर में है। रामपुर में हमने लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये जो लोगों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर योजनाएं हैं, इसका प्रचार प्रसार किए, लोगों को बताएं इसकी आवश्यकता। और आजकल जो शासन ने आयुष्मान योजना, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, तो इसमें हमारे गांव के जो लोग हितग्राही हैं, जिनका नाम ऑलरेडी पोर्टल पे है, वो लोग पता करें, पता करके अपना कार्ड बनवाएं। इसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। और इस कार्ड को लेके उनके घर परिवार में जितने लोगों की भी यदि परिवार को लेके कोई गंभीर स्थिति है, कोई ज़्यादा खर्चे के इलाज की स्थिति है, तो उस कार्ड के माध्यम से निःशुल्क शासन की ओर से उनके इलाज की व्यवस्था है, जिसका कि उन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है सर। आपका और ये आज ग्राम पंचायत में कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है?
भूपेश शर्मा नाम है, रामपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। आज ये मास्टर ट्रेनर मैं सहजीवन समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सरकार के विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में ग्रामीणों को जानकारी हम लोग दे रहे हैं। अभी तक कितने गांव में आप लोग के द्वारा गया जानकारी दी? अभी हम लोग 6 गांव में जानकारी दिए हैं और कुल 34 गांव में हमको शहडोल जिले में अलग अलग ब्लॉकों में जाना है, जिसमें बुढ़ार, व्यवहारी, गोपारू, जयसिंह नगर, सोहागपुर ब्लॉक हैं और 34 कुल कार्यक्रम हैं। ठीक, जिसमें रामपुर भी है। राजेश मानव। अच्छा, किस कंपनी से और क्या बताएं? तो मैं तो मूलतः सहजीवन समिति से हूँ और भटिया माता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, नाबार्ड के थ्रू बना हुआ है, FPO कृषक उत्पादक संगठन, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम जो नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है, सहजीवन समिति के माध्यम से गांव-गांव जाकर जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से गांव के लोग अपनी आर्थिक प्रबंधन कर करके और आपात स्थिति जो है, खास करके आर्थिक स्थिति ऐसी कोई संकट हमारे ऊपर आती है उससे बच सकते हैं। साथ में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इससे जुड़ करके हम किसानों की आमदनी को जो दोगुनी करने की बात हो रही है पूरी दुनिया भर में, तो उसका एक बेहतर अनूठा पहल है ये, जिसके माध्यम से हम किसानों को जोड़ करके और किसानों के उत्पाद को बेहतर दाम दिला करके और उनका आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक। ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड। जी, इसी तरह की हर खबर के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।